अब आइए सीधे आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं। वहां से मेरी साथी जया मिश्रा आपको बताएंगी 60 सेकंड में न्यूज। शुक्रिया दीपा। देखिए, लोकसभा चुनाव के साथ ही अब यहां पर कांग्रेस एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच घोषणा पत्र समिति का गठन भी कांग्रेस ने कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक्टिव मोड में है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति का गठन किया है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में है। इसी बीच कांग्रेस ने घोषणा पत्र समिति की एक कमेटी बनाई है। कांग्रेस महासचिव की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक इस कमेटी का नेतृत्व पी चिदम्बरम करेंगे। टीएस सिंहदेव को इसका संयोजक बनाया गया है। इस कमेटी में प्रियंका गांधी, सिद्धारमैया, शशि थरूर जैसे नेताओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा इस कमेटी में आनंद शर्मा, जयराम रमेश, गाय खंगम, गौरव गोगोई, प्रवीण चक्रवर्ती, इमरान प्रतापगढ़ी, के राजू, ओमकार सिंह, रंजीत रंजन, जिग्नेश मेवाड़ी और गुरदीप संबल के नाम भी शामिल किए गए हैं। हाल ही में इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग के बाद से कांग्रेस एक्शन मोड में है। आगामी चुनावों को लेकर तैयारी चल रही है। इससे पहले कांग्रेस आलाकमान ने यूपी, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में पार्टी के नेताओं के साथ ताबड़तोड़ बैठकें की थी। बिहार में तेजस्वी यादव को एक बार फिर से सीएम बनाने को लेकर बयानबाजी तेज हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव और गिरिराज सिंह की मुलाकात के बाद गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव बेटे को सीएम बनाने को लेकर चिंतित हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग राजद कार्यकर्ताओं और नेताओं की हमेशा से रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई बार खुले मन से तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बता चुके हैं। अब इस मामले पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने चुटकी ली है। गिरिराज दावा कर रहे हैं कि लालू जब फ्लाइट में मिले तो तेजस्वी को सीएम बनाने की उनसे मंशा को जाहिर किया। लालू जी ने कहा कि अब तेजस्वी को बिना मुख्यमंत्री बनाए बिहार नहीं चलेगा। गुरुवार को लालू यादव, गिरिराज सिंह, तेजस्वी एक ही हवाई जहाज से दिल्ली से पटना लौटे हैं। लालू के मुलाकात के बाद से गिरिराज सिंह के बयान से बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। नीतीश खेमे में हलचल देखी जा रही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को हवाई बताया है। गिरिराज जी तो मेरे बगल में बैठे हुए थे सीट पर, लालू जी तो दूसरे तरफ बैठे हुए थे, तो ये बेकार की बातें उन्होंने कही है। हालांकि जाते टाइम जब पटना लैंड किए तो लालू जी से बस यही बात हुई कि कैसे हैं, स्वस्थ है कि नहीं है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद से ही नीतीश कुमार के नाराज होने की खबरें तेज हो गई और जेडीयू नेता ने नीतीश कुमार को पीएम पद के उम्मीदवार के लिए मांग की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का नाम आगे रखना चाहिए। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद से ही नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। उधर बीजेपी लगातार जेडीयू पर तंज कस रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश की नाराजगी के बाद से ही कांग्रेस और जेडीयू के बीच तल्खियां कुछ ज्यादा ही तेज हो गई हैं। जेडीयू सीएम नीतीश को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पीएम पद के लिए प्रस्तावित करने की मांग कर रही है। इधर जेडीयू के चर्चित विधायक गोपाल मंडल ने कांग्रेस के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। गोपाल मंडल ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर विवादित बयान दे दिया है। नीतीश कुमार का चेहरा है, निर्विवादित है, सब कुछ है, इनको ही प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहिए। कांग्रेस पर विश्वास रखने लायक है ही नहीं। उनके ही विरोध में भाजपा को लाया गया, तो अब उसी को क्यों चुना जाएगा? किसी नए चेहरा को चुनना चाहिए। इधर बीजेपी नीतीश कुमार पर तंज कसने का कोई बहाना नहीं छोड़ रही। सुशील मोदी ने दिल्ली दौरे पर गए तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला है। इंडी गठबंधन की बैठक में नीतीश जी का नाम कन्वेनर के लिए प्रस्तावित क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री के लिए नाम क्यों नहीं प्रस्तावित किया? लोकसभा चुनाव के आने से पहले अब हिजाब को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा है कि जो पिछली सरकार ने हिजाब को बैन करने का फैसला लिया था उसे वो वापस ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी को पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की नसीहत दे डाली। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ममता हिम्मत दिखाएं और पीएम के खिलाफ चुनाव लड़े। बोले है ना मोदी जी का अगेंस्ट में प्रियंका वाड्रा को खड़ा कीजिए, तो ममता बनर्जी क्यों नहीं खड़ा होती है? हम लोग तो चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री खड़ा हो। प्रियंका गांधी को क्यों आप खड़े कर रहे हैं? आप खड़ी हुई है। अग्निमित्रा पॉल यही नहीं रुकी, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अधीर बाबू को बोलिए उनका जो प्रदेश कांग्रेस का ऑफिस है उसको ताला लगा दे, और कौशबा में टीएमसी का ऑफिस है
उधर जाके बैठ जाए, क्योंकि उन लोग का तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। इंडिया अलायंस का नाम भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रखेंगे। बंगाल में कांग्रेस पार्टी लगातार टीएमसी के नीतियों का विरोध करती रही है। साथ ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ती हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में दोनों दल साथ खड़े दिखाई देते हैं। देखिए, हिजाब को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि लड़कियों को अपने कपड़े चुनने का पूरा अधिकार है। बीजेपी सरकार के दौरान कर्नाटक में हिजाब पर लगे बैन को मौजूदा कांग्रेस की सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। कर्नाटक के मैसूर में सिद्धारमैया ने कहा कि अब हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राज्य सरकार हिजाब पर लगे बैन के फैसले को वापस लेगी। ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದೇಶ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸ್ಲಿ? ನೀವು ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕತ್ತೀಯ ಹಾಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ನೀವು ಯಾವ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡು. दरअसल इससे पहले कर्नाटक में बीजेपी सरकार थी। उस समय शैक्षणिक संस्थानों पर हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने भी तत्काल बीजेपी सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखा था। कर्नाटक में हिजाब विवाद पिछले साल जनवरी 2022 में उठा था। उस समय उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में कथित तौर पर हिजाब पहनने वाली 6 लड़कियों को एंट्री से रोका गया। इसके बाद लड़कियों ने कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। देखिए, लोकसभा चुनाव के आने से पहले सभी पार्टियां तैयारियों में लग चुकी हैं, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और अब सीएम केजरीवाल। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए तीसरा समन भेज दिया है। 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को 18 दिसंबर को समन जारी किया था। 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन केजरीवाल पेशी की जगह पंजाब के होशियारपुर में 10 दिन की विपश्यना के लिए रवाना हो गए। खबर लगी है कि ईडी ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री को सम्मन किया है और 3 जनवरी को हाजिर होने के लिए कहा। उम्मीद करता हूं अरविंद केजरीवाल साहब कि इस बार आप कानून का सम्मान करेंगे। इधर आबकारी नीति घोटाले में संजय सिंह की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज हो गई है। ईडी ने तर्क दिया है कि जांच अभी भी चल रही है। अगर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया तो जांच में बाधा डाल सकते हैं, सूत्रों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने हमारी दलीलें कंसिडर नहीं की हैं। विल बी अप्रोचिंग द ऑनरेबल हाई कोर्ट एट द अर्लीस्ट। लखनऊ में बुलडोजर एक्शन को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। ये एक्शन हुआ क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। इसी क्रम में मुस्लिम बहुल अकबर नगर इलाके में जब एलडीए का बुलडोजर गरजा तो सियासी बवाल शुरू हो गया। इसके पीछे के तथ्यों को जानने के लिए हमने पूरे मामले की पड़ताल करने का फैसला लिया। जब एबीपी न्यूज की संवाददाता आजादिका सिंह पड़ताल के लिए मुस्लिम मोहल्ले पहुंची तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। डॉक्यूमेंट्स थे इसके समय नहीं थे। जैसे अतिक्रमण अगर हो रहा है आपके हिसाब से या सरकार के हिसाब से, तो आप पहले ही हम लोग को रोक सकते थे, बिजली मत देते हम लोग को या कोई सुविधा मुहैया न कराते। बाहर से शानदार दिख रही दुकानों के मालिक के पास दुकानों की रजिस्ट्री या अधिकार पेपर नहीं है। ये पुश्तैनी मकान दुकान घर के लिए आवंटित जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई है। अब सबसे अहम सवाल ये था कि अवैध तरीके से दुकान चला रहे इन लोगों से क्या हाउस, वाटर, बिजली जैसे टैक्स वसूले जा रहे थे। हालांकि दुकानदारों का पक्ष ये है कि अगर अवैध जमीन थी तो आखिर इतने वर्षों से हाउस, वाटर, बिजली टैक्स क्यों वसूला गया। बुनियादी अधिकार जैसे बिजली, पानी जैसी सुविधाएं इन लोगों को वर्षों से दी जा रही हैं। झुग्गी की आड़ में यहाँ करोड़ों का कारोबार हल फूल रहा है और वो भी अवैध कब्जे के जरिए। नोएडा की एक सोसाइटी में लिफ्ट गिरने से हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई है, लेकिन 9 लोगों के जख्मी होने की खबर है। ये तस्वीरें दिल्ली से लगे नोएडा की एक सोसाइटी की हैं। बताया जा रहा है सेक्टर 125 में मौजूद के रिवर साइड टावर के 8वीं मंजिल से लिफ्ट अचानक ग्राउंड पर गिर गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ लिफ्ट में कुल 9 लोग सवार थे। आनन फानन में सभी 9 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद सोसाइटी में अफरा तफरी मचने के बाद लोगों ने मेंटेनेंस का काम देखने वाली टीम को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रशासन हादसे की जांच में जुट गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हर तीसरे दिन लिफ्ट से जुड़ी कोई न कोई घटना सामने आती है।
नोएडा के सेक्टर 137 स्थित पारस टिएरा हाउसिंग सोसाइटी में लिफ्ट टूटने से एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के मौत की खबर सामने आई थी। वहीं सितंबर में ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में सर्विस लिफ्ट हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी और कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी। देखिए, एक तरफ लोग नए साल के जश्न के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोविड के दस्तक की वजह से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब तक कोरोना के वेरिएंट JN1 के 22 मामले सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 640 नए मामले सामने आए हैं। कुल एक्टिव केसेस की संख्या 2997 पहुंच चुकी है। केरल में JN.1 वेरिएंट से एक शख्स की जान भी जा चुकी है। इधर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त है। आपको सावधानी की आवश्यकता है, तो सावधान रहिएगा। अगर खांसी, जुकाम, नजला बुखार, ILS आदि के सिम्टम आते तो जांच कराएं और जहां भीड़ वाले इलाके में जाते हैं मास्क का, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, सावधानी जरूर रखें। इस जनपद में सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट है। 11 ऑक्सीजन प्लांट सरकार में के अस्पतालों में है। एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट भी MMG के अंदर लगा हुआ है। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए हिल स्टेशन पर टूरिस्ट की बढ़ती आमद पर राज्य सरकार सतर्क हो गई है। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि ज्यादा भीड़ से बचें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं 3 मिनट में 30 खबरें। घाटी में खत्म होगा दहशतगर्दों का नामो निशान। 21 दिसंबर को हुए आतंकी हमले के बाद राजौरी और पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। सर्च अभियान के साथ साथ NIA की जांच में जुटी NIA लगातार जांच में जुटी हुई है। नापाक साजिश के सबूत जुटाने में लगी हुई है टीम। शुक्रवार को राजौरी में NIA टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। सेना के 2 वाहनों पर आतंकी हमले के बाद अलर्ट। कश्मीर घाटी में बढ़ाई गई सुरक्षा। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से संभावित आतंकी हमले का अलर्ट। गुरुवार को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के गौतम कुमार शहीद हुए हैं। कोटद्वार के रहने वाले थे राइफलमैन गौतम। अगले साल होनी थी शादी। राजौरी आतंकी हमले में कानपुर नगर के रहने वाले जवान करण कुमार शहीद। CM योगी आदित्यनाथ ने शहादत को किया नमन। बिहार के नवादा के रहने वाले जाबाज चंदन कुमार भी राजौरी आतंकी हमले में शहीद हुए। रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सज गई है अयोध्या। हर तरफ चल रहा है सजाने संवारने का काम। प्लेन में लालू गिरिराज सिंह की हुई मुलाकात पर सियासी बयानबाजी। गिरिराज सिंह का दावा, लालू ने कहा अब तेजस्वी को CM बनाए बिना बिहार नहीं चलेगा। JDU विधायक गोपाल मंडल ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को लेकर दिया अमर्यादित बयान। कहा सभी लोग चाहते हैं नीतीश कुमार बने PM। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा देर रात मुजफ्फरनगर पहुंची। अजय राय का जाटलैंड में हुआ स्वागत। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भीषण सड़क हादसा। खरगोन से मजदूरों को गुजरात ले जा रही बस हादसे का शिकार हुई। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 4 मूर्ति इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस की मुठभेड़। यूपी के सीतापुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार 3 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल हुआ। बिहार के सुपौल में एक कार्यक्रम के दौरान जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण से पहले हुआ ट्रायल। रनवे पर उतरा एयरक्राफ्ट। कर्नाटक के सरकारी स्कूल में छात्रों से टॉयलेट साफ करवाने का आरोप। डिप्टी CM DK शिव कुमार ने कहा मामले में तुरंत लिया गया एक्शन। एयर पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार का एक्शन। BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल, 4 पहिया वाहन बैन। अगले 2 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर समेत कई जगहों पर बर्फबारी और तमिलनाडु समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। तमिलनाडु के इलाकों में भारी बारिश का कहर। कई इलाकों में सब कुछ पानी पानी हुआ। अब आइए आपको सीधे मेरे साथी जया के पास आपको लिए चलते हैं। वो आपको स्पेशल सेगमेंट दिखाएंगी। जया। शुक्रिया दीपा। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ उसे लेकर देश भर में आक्रोश है, लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस आतंकी हमले से एक टेरर अटैक का नया पैटर्न भी सामने आया है। रिपोर्ट देखिए। आंसू है, आह है, आक्रोश है, अंतहीन दर्द है, शहादत पर गर्व है। ये वो परिवार है
जिसके जवान बेटे ने बलिदान दिया है हिंदुस्तान के लिए। मम्मी से पिताजी से हर समय बर्ताव करता था, मामा हम सेना में जाएंगे, हम देश के लिए कुछ करेंगे। और शुरू से उनको बचपन में था उस लायक मेरे पिताजी मेहनत करके उनको बनाए, सेना में भी गए। बिहार के नवादा से लेकर कानपुर तक शहीद जवानों के घर में आंसुओं का सैलाब आ गया है, क्योंकि वीर जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसमें नवादा के लाल चंदन कुमार भी शामिल हैं, जिनकी शहादत पर परिवार और गांव वालों को गर्व है। मेरे भाई शुरू से ही एक उनके पास जुनून था कि हम सेना में जाकर अपने मातृभूमि की रक्षा करें, अपने मिट्टी को बचाएं। उनका आज इस सेना का पूरा शौक पूरा हो गया और वो वीर गति को प्राप्त हो गए, देश निछावर हो गए, अपने बलिदान दे चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कब से पोस्टेड थे? 2.5 साल से। जी अच्छा, सूचना रात को मिली आप लोगों को? 12:30 बजे। किसके माध्यम से? वहीं से, मतलब उन्हीं के क्वार्टर से कोई साहब थे, वहीं फोन किए थे। नवादा के नरोम मुरार गांव के रहने वाले चंदन कुमार 89 आर्म्ड रेजिमेंट के जवान थे। 2017 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। करीब 1 महीने की छुट्टी के बाद वो 12 नवंबर 2023 को ड्यूटी के लिए रवाना हुए थे। चंदन को बचपन से ही देश की सेवा का जुनून था। अब उसका सजा जो पकड़ाएगा तब उसका सजा तो आदमी बन गया कि फांसी दो। जो विरोध हमला किया, मारा पीट मारा, उसको क्या कहेंगे हम? 16 अक्टूबर के यहाँ अला, 14 नवंबर के यहाँ से गया। छल को कौन है चंदन के, तब पूछल का कि जमा चंदन के छोटा भाई ही हो, छोटा भाई है। तो बढ़िया से समझलका बुझलखिन, तो ओकर बाद कहलखिन कि ये चंदन तोरा भाई शहीद हो गया। चंदन कुमार परिवार से कहकर आए थे, चिंता मत करना, इस बार जब लौटूंगा तो टिन की छत नहीं, पक्का लेंटर होगा, सब कुछ परमानेंट। लेकिन वादा निभा पाते इससे पहले ही देश के लिए बलिदान दे दिया। देश की रक्षा करते हुए कानपुर के भाऊपुर गांव के करण कुमार ने भी अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। पूरा गांव करण कुमार की शहादत पर नम आंखों से गर्व कर रहा है। यूपी की योगी सरकार ने शहीद जवान के परिजनों को 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 21 दिसंबर को आतंकियों ने सेना के वाहनों पर हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और हमारा पड़ोसी इस तरह की नापाक हरकतें करता है। आतंकवाद अंतिम सांसें वहां ले रहा है। आतंकी हमले पर राजनीतिक दलों ने भी चिंता जताई, आतंकी हमले की निंदा की। राजौरी पुंछ में जो हमारे फौज के जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के जितने भी लोग हैं उनके साथ हम अपनी पूरी सहानुभूति रखते हैं और देश का इतना नुकसान हुआ उस पर बहुत ही अफसोस और साथ ही एक चिंता भी है। राजौरी में पेट्रोलिंग के वक्त आतंकियों ने घात लगाकर सेना की गाड़ियों पर हमला बोला था। गोलियों से छलनी ये गाड़ी की पीठ पर आघात करने के लिए कुख्यात आतंकियों की बुजदिली का वो चीखता हुआ सबूत है। हम इस समय जम्मू के राजौरी और पुंछ के बॉर्डर डेरा की गली में खड़े हैं, जहां पर मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वाहन की दिखा रहा हूं जिसे गुरुवार को आतंकियों ने निशाना बनाया। सर्च ऑपरेशंस में भाग लेने के लिए जैसे ही गुरुवार को कुछ रीइंफोर्समेंट भेजी गई, कुछ अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी गई जिनमें एक जिप्सी और ये वाहन शामिल था, और जैसे ही वो अतिरिक्त टुकड़ियां यहां पर सुरनकोट के इलाके में पहुंची तो यहां पर आतंकियों ने घात लगाकर इन वाहनों को निशाना बनाया गया। जिस डेरा की गली में आतंकियों ने घेरकर भारतीय जवानों पर हमला किया है, पहाड़ियों की ओट में छिपकर जहां गोलियां दागी थीं, उसी इलाके में पाकिस्तानी दानवों को पकड़ने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। घने जंगलों में ग्राउंड सर्च के अलावा आसमान से हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए निगरानी हो रही है। जम्मू के राजौरी और पुंछ जिले में लगातार आतंकियों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन जारी है और यहाँ पर जिन आतंकियों ने
गुरुवार को सेना के काफिले को निशाना बनाया, सेना के 2 वाहनों को निशाना बनाया। उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर व्यापक तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। राजौरी और पुंछ जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जहां दहशतगर्द अपनी कायराना करतूत को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। साल 2023 में इन इलाकों में आतंकियों ने 7 बड़े हमले किए। इन हमलों में इस साल पुंछ राजौरी सेक्टर में 23 जवान शहीद हुए हैं, जबकि सुरक्षा बलों की गोली से 24 आतंकी मारे गए हैं। राजौरी में सेना पर जिस बर्बरता क्रूरता से हमला हुआ है, उससे साफ है कि पाकिस्तानी आतंकियों ने दहशतगर्दी का अपना पैटर्न बदल दिया है। वीर जवानों की शहादत को पूरा देश सलाम कर रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं 2 मिनट में देश की तमाम बड़ी खबरें। देश में कोविड के नए वेरिएंट के 22 नए मामले। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार तक सामने आए केस का आंकड़ा गोवा में 21, जबकि केरल में 1 मामला सामने आया। हिजाब को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा, अब हिजाब पर प्रतिबंध नहीं है। मैंने अधिकारियों से पिछली सरकार का आदेश वापस लेने को कहा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पी चिदम्बरम के नेतृत्व में बनाई घोषणा पत्र कमेटी। कमेटी में प्रियंका, सिद्धरामैया, शशि थरूर, इमरान प्रतापगढ़ी समेत कुल 16 नेताओं के नाम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी जारी करेगी लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची। चुनावों के ऐलान से पहले करेगी घोषणा। जनवरी के आखिरी हफ्ते में आ सकती है पहली लिस्ट। बीजेपी नेता सुशील मोदी का दावा, जनवरी के अंत तक भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं कर पाएंगे सीट शेयरिंग। कहा, ना तो रैली की तारीख तय हुई और ना ही घोषणा पत्र कमेटी बनी। पप्पू यादव ने एक वीडियो ट्वीट कर डॉक्टर्स को घेरा। डीएमसीएच में आयोजित पेडिकॉन कॉन्फ्रेंस का वीडियो होने का दावा किया। पहले शराब पार्टी का वीडियो आया था सामने। बीजेपी ने की चर्चित यूट्यूबर काम्या जानी को गिरफ्तार करने की मांग। कहा, गोमांस की समर्थक और इसके खाने को बढ़ावा देने वाली काम्या को श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश दिया गया। बजरंग पूनिया ने लौटाया पद्म पुरस्कार। पदक को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। पूनिया ने पीएम मोदी से कहा कि हो सके तो बेटियों की इज्जत बचा लें। अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण से पहले हुआ ट्रायल। रनवे पर उतरा एयरक्राफ्ट। अयोध्या के डीएम ने कहा, काफी हद तक सफल रहा। अगले 2 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर समेत कई जगहों पर बर्फबारी। तमिलनाडु समेत कई इलाकों में बारिश की चेतावनी। एयर पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार का एक्शन। BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल 4 पहिया वाहन बैन। एनसीआर में खराब होती वायु गुणवत्ता को लेकर लिया गया फैसला। नोएडा में लिफ्ट गिरने से घायल लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। नोएडा के सेक्टर 125 में टूटकर गिरी थी लिफ्ट। काफी देर तक फंसे रहे थे 9 लोग। पंजाब के मोगा में लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। कार पर पलटकर गिरा ट्रक। कार सवार 4 लोगों की मौत, 1 लड़की घायल हुई। गुजरात सरकार ने जारी की कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए भगवद गीता पर पूरक पाठ्य पुस्तक। अगले साल से सिलेबस में जोड़ने की तैयारी है। दो मिनट में देश की तमाम बड़ी खबरें आपने देखी। अब आइए आपको एक और स्पेशल सेगमेंट के लिए सीधे लिए चलते हैं जया के पास। जया, पहलवानों की लड़ाई मेडल वापसी पर आई। जी हां, बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद दंगल जारी है। पहलवान साक्षी मलिक के कुश्ती को अलविदा कहने के बाद बजरंग पूनिया ने अपना पद्म सम्मान लौटा दिया है। ये रेसलर काफी समय से बृजभूषण शरण के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे थे। इन सभी की मांग थी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसी महिला को चयनित करना चाहिए था, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो एक लंबी लड़ाई अब पहलवानों और सरकार के बीच दिखाई दे रही है। मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। बृजभूषण सिंह और पहलवानों के बीच चल रहे दंगल ने फिर सियासी गर्मी पकड़ ली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक के घर पहुंची। यहां उन्होंने साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के साथ मुलाकात की। प्रियंका के साथ सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी थे। इसके बाद उन्होंने लड़ाई में साक्षी मलिक का साथ देने का भरोसा दिलाया।
इससे पहले साक्षी मलिक ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की। दीपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, भारत की एकमात्र ओलंपिक पदक विजेता महिला पहलवान बहन साक्षी ने अपने साथ हुए घोर अन्याय और केंद्र सरकार की वादा खिलाफी से परेशान होकर कुश्ती खेल से संन्यास ले लिया। ये देश की महिलाओं के सम्मान और खेल जगत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादयान मिले, वो अपने साथ हुई वादा खिलाफी से बेहद आहत थे। साक्षी मलिक ने बृजभूषण के करीबी संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनने के बाद 21 दिसंबर को कुश्ती से अलविदा कहने का ऐलान किया था। लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। साक्षी मलिक के बाद ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया ने भी अपना पद्मश्री सम्मान लौटाने का फैसला किया। बेटियों को इतना मजबूर कर दिया कि भाई साक्षी ने भी बोल दिया कि भाई मैं संन्यास ले रही हूँ। इतना मजबूर किया जा रहा है। कौन सी दबदबा, किस चीज का दबदबा है? किसको आप दबदबा दिखा रहे हैं? क्या है, तकब्बुर है, उनका घमंड है? तो ये वो फेडरेशन इसलिए चुनी जाती है कि वो खिलाड़ियों को सपोर्ट करे, दबाव के लिए नहीं। वो तो खुल के बोल रहे हैं। दूसरी ओर साक्षी मलिक के कुश्ती को त्यागने के ऐलान पर उनकी मां भावुक हो गई। उन्होंने साक्षी के राजनीति में आने के संकेत दिए। क्या लोगों को पहले पता चल जाता है राजनीति में एंट्री करेगी। अब उसने अपनी कुश्ती छोड़ दी, उसने अपना भविष्य देखना, वो क्या करना उसने, वो उनकी बातें छोड़ो। वो तो दुनिया पता नहीं क्या क्या कहती रहती है, लेकिन अपनी कुश्ती दी उसने छोड़, रेसलिंग दी उसने छोड़। ऐसे लोगों के जो फेडरेशन में आए हैं तो आगे के लिए अभी उसके पास सोचने का टाइम नहीं है। अभी वो इस चीज से उभरने में उसका थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो बाद में बताएंगे। साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के बड़े फैसले के बाद सियासी दलों ने भी अपनी राय रखी। ये एक अन्याय हुआ है हमारी पहलवान बेटियों के साथ। नारी सम्मान के लिए बहुत, मैं समझता हूँ कि एक चिंताजनक ये संकेत गया है, संदेश गया है देश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, खेलो इंडिया का जो नारा था, वो धुएं में उड़ गए वो नारे। ये बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है कि जब वो मेडल जीत कर आते हैं तो प्रधानमंत्री अपने घर पर उनको बुलाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। मीडिया का पूरा फुटेज प्रधानमंत्री खुद लेना चाहते हैं, लेकिन जब उन बच्चों के साथ, हमारे देश के बेटे बेटियों के साथ जब एक अपमानित घटना की गई तो उसकी एक बेसिक जांच भी नहीं कराई गई। हम लोगों ने देखा और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इस पे सबका ध्यान रहना चाहिए। उनको ये लगा है कि हमको न्याय नहीं मिला, क्योंकि 6 महीने का एक आंदोलन उनका चला अधिकारी रूप पे और सरकार की तरफ से। कोई ये लगता है कि न्याय नहीं मिला हमको, तो उसी से हताश होकर उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। बृजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पहलवानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। महिला पहलवानों ने मांग की थी कि बृजभूषण शरण का करीबी अध्यक्ष न बने, कुश्ती महासंघ की अध्यक्षता में कोई महिला हो, WFI के पैनल में महिला सदस्य जरूर हो। दरअसल महिला पहलवानों ने बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कई आरोप लगाए थे। 18 जनवरी 2023 को बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। 21 जनवरी 2023 को खेल मंत्री से मुलाकात के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। बृजभूषण के खिलाफ कमेटी बनी थी। 23 जनवरी 2023 को मैरी कॉम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनी। 4 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा गया। 12 अप्रैल 2023 को कमेटी की रिपोर्ट बनाने में देरी को लेकर बजरंग पूनिया, विनेश फोगट ने ट्रेनिंग कैंप छोड़ा। 23 अप्रैल 2023 को एक बार फिर से रेसलर जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए आए। 28 अप्रैल 2023 को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण के खिलाफ 2 FIR दर्ज की। 7 मई 2023 को पहलवानों के साथ किसानों ने प्रदर्शन का हिस्सा होने का ऐलान किया। 7 जून 2023 को खेल मंत्री का वादा, बृजभूषण का करीबी अध्यक्ष नहीं बनेगा, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। 5 दिसंबर 2023 कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 21 दिसंबर की तारीख का ऐलान हुआ। 21 दिसंबर 2023 को बृजभूषण के करीबी संजय सिंह को महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। जैसे ही संजय सिंह को कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया, साक्षी मलिक समेत कई पहलवानों ने इसका विरोध किया। यही नहीं, साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान भी कर दिया।
अब आइए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने जिस तरह से एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत हासिल की, विपक्ष को 24 के लिए संदेश दे दिया, क्योंकि इन राज्यों में अच्छी खासी लोकसभा सीटें हैं जो किसी भी पार्टी को केंद्र की सत्ता में विराजमान करने में अहम भूमिका अदा कर सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इन नतीजों ने बीजेपी के लिए मिशन 2024 की राह आसान कर दी है? क्योंकि जिस तरह के पीएम मोदी चुनावी तैयारियों का मंथन वो कर रहे हैं, विपक्ष अब तक इंडिया गठबंधन का संयोजक ही नहीं बना पाया है। दिखाते इसी पर आपको रिपोर्ट। – 2024 चुनाव के लिए बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। अगले साल होने वाले चुनाव में हैट्रिक के लिए पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। उसमें उन्होंने 2024 में किन मुद्दों को उठाना है, विपक्ष का सामना कैसे करेंगे, इसका मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी के जीत के ब्लूप्रिंट के मुताबिक अब सभी पदाधिकारियों को मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। सभी को सोशल मीडिया पर आक्रामक अंदाज में बातें रखनी होंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार की योजना से जुड़े हर डेटा को भी लगातार शेयर करना होगा। पीएम ने इस बात पर भी जोर दिया, विपक्ष जो नेगेटिव प्रचार करता है उसका जवाब पॉजिटिव अंदाज में देना होगा। जिन राज्यों में भारत विकसित यात्राएं निकल रही हैं, उन पर फोकस किया जाए। नए मतदाताओं को यूपीए सरकार और एनडीए सरकार के अंतर समझाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं। पीएम मोदी ने यूपी और एमपी का उदाहरण देते हुए बीजेपी के फेवर में वोट बढ़ाने के लिए बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करने की सलाह दी। पीएम मोदी ने ये भी साफ किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में सिर्फ 4 जातियों पर फोकस किया जाएगा: युवा, गरीब, महिला और किसान। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए सब मोदी को चुनते हैं का नारा दिया है। अब बीजेपी ने इस नारे के जरिए फिर से नैरेटिव को हवा दे दी है, जहां पर मुकाबला मोदी बनाम कौन रहने वाला है। अब तक एक तरफ बीजेपी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई भी फैसला नहीं ले पाई है। इसके ऊपर कई राज्यों में अभी भी पार्टियों के बीच तनातनी का दौर जारी है। विपक्ष का एक और जहां अभी तक ये नहीं तय हो पा रहा कि उनके इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, पीएम का उम्मीदवार कौन होगा, किस राज्य में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि गठबंधन के नेता जल्द ही सभी मुद्दों पर सहमत होने की बात कह रहे हैं कि हम सब मिलकर अपने संविधान को बचाने के लिए 2024 में भाजपा जो तानाशाहों की सरकार है उनको रोकने का काम करें। बीजेपी की तरफ से 400 पार का नारा दिया जा रहा था, अब आप लोगों को लगता है कि वो देश की जनता तय करेगी और उसका जवाब मिल जाएगा उनको। सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है और वो हुआ है कि जल्दी से जल्दी मैक्सिमम 15 से 20 दिनों में सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा हो जाए। इंडिया गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई दिक्कत नहीं, एकदम ये आपको दिक्कत दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ होगा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। हालांकि कांग्रेस ने 2024 के लिए पी चिदम्बरम के नेतृत्व में घोषणा पत्र कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस की घोषणा पत्र कमेटी में प्रियंका गांधी, सिद्धारमैया, शशि थरूर, इमरान प्रतापगढ़ी समेत कुल 16 नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी जिस तरीके से चुनाव की तैयारी में जुटी है, इंडिया गठबंधन कब चुनाव की रेस में आगे आएगा। और इसी के साथ ही नमस्ते भारत में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।